प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं गैसों का द्रवीकरण या द्रवण, लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैसेस। जैसा कि हम क्रांतिक घटनाओं में देख चुके हैं कि किसी गैस को द्रवित करने के लिए पहले उसे क्रांतिक ताप से नीचे तक ठंडा करना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक ताप से ऊपर हम गैस के दाब को चाहे जितना बढ़ा दें उसका द्रवण नहीं हो सकता। अतः गैसों को पहले क्रांतिक ताप के नीचे तक ठंडा किया जाता है और फिर इन्हें संपीड़ित किया जाता है। शीतलन के सिद्धांत: गैसों का शीतलन करके उन्हें क्रांतिक ताप से नीचे तक ठंडा करने के लिए दो सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। पहला है जूल-थॉम्सन इफेक्ट। जेम्स जूल तथा विलियम थॉम्सन ने बताया कि यदि किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फैलने दिया जाए तो उसके ताप में कमी आती है और शीतलन होता है। इसे जूल-थॉम्सन के नाम से जानते हैं। गैस के अणुओं में विद्यमान आंतरिक बल के आधार पर इस प्रभाव को आसानी से स्पष्टीकरण किया जा सकता है। गैस के अणु पर प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अब यदि इन्हें फैलने दिया जाए अर्थात इनके मध्य की दूरी बढ़ाई जाए तो स्वाभाविक है कि इसके लिए इन्हें अंतराण्विक आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य के लिए सिस्टम को अणुओं की गतिज ऊर्जा से कुछ ऊर्जा लेनी होगी। गतिज ऊर्जा का मान कम होते ही शीतलन हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है और इस प्रकार गैसों का शीतलन हो जाता है। हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ फैलना या विस्तार के लिए गैस ने कोई बाह्य कार्य नहीं किया है। वाष्पीकरण: द्रवों के वाष्पीकरण से भी शीतलन होता है, क्योंकि द्रव के जो अणु वाष्पीकृत होते हैं वो अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए द्रव से ही ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जिससे द्रव का उस सतह पर ताप घट जाता है। जूल-थॉम्सन प्रभाव की शर्त या व्युत्क्रमण ताप, कंडीशन ऑफ जूल-थॉम्सन इफेक्ट और इन्वर्जन टेम्परेचर। प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि जूल-थॉम्सन प्रभाव में गैसों का शीतलन केवल उस स्थिति में होता है यदि उसका ताप किसी निश्चित मान से कम हो, और ताप के इस निश्चित मान को व्युत्क्रमण ताप इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं तथा इसे TI द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रत्येक गैस के लिए व्युत्क्रमण ताप का मान उस निश्चित मान होता है जो उसके वान डेर वाल्स समीकरण A और B के साथ संबंधित होता है। TI = 2A/RB। व्युत्क्रमण ताप पर जूल-थॉम्सन प्रभाव नहीं होता है। यदि रुद्धोष्म से किसी छिद्रयुक्त ढक्कन में से किसी गैस को व्युत्क्रमण ताप पर बहुत कम दाब की ओर प्रसारित होने दिया जाए तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता है तथा कोई वृद्धि नहीं होती है और ना ही कोई कमी होती है। लेकिन यदि व्युत्क्रमण ताप के ऊपर गैस को प्रसारित होने दिया जाए तो ताप में वृद्धि हो जाती है, और यदि व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर गैस को प्रसारित कर दिया जाए तो उसका शीतलन हो जाता है। अधिकांश गैसों के व्युत्क्रमण ताप का मान सामान्य रेंज के अंदर होता है, अतः वे जूल-थॉम्सन प्रभाव से शीतलन को प्राप्त होती हैं। लेकिन हाइड्रोजन -80 डिग्री सेंटीग्रेड, हीलियम -240 डिग्री सेंटीग्रेड के व्युत्क्रमण ताप बहुत कम है। अतः इन दोनों गैसों को क्रम से -80 डिग्री व -240 डिग्री सेंटीग्रेड के व्युत्क्रमण ताप के नीचे तक ठंडा करने के बाद इन्हें जूल-थॉम्सन प्रभाव के अंतर्गत प्रसारित होने दिया जाता है। इनमें शीतलन संपन्न हो जाता है। रुद्धोष्म प्रसार, एडियाबैटिक एक्सपेंशन: जब किसी गैस को दाब के विरुद्ध प्रसारित होने दिया जाता है तो उसे यांत्रिक कार्य मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। इसके लिए गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का कुछ भाग व्यय होता है और गतिज ऊर्जा के मान में कमी आते ही गैस का शीतलन हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा क्षारीय मृदा धातु के लवणों जैसे चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुण की सहायता से भी परम शून्य तक का शीतलन उत्पन्न किया जा सकता है, जिस पर गैसों का द्रवण हो सके। सर्वप्रथम डिबाई ने 1926 में यह बताया कि अनुचुंबकीय पदार्थों का रुद्धोष्म या एडियाबैटिक विचुंबकन किया जा सकता है। बाद में 1927 में गिनोय ने बताया कि यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व नष्ट किया जाए तो उसके ताप में कमी आ जाती है। सर्वप्रथम फैराडे ने 1823 में हिम मिश्रण फ्रीजन की सहायता से SO2, H2S व CO2 इन गैसों का द्रवण किया। इसके लिए उन्होंने एक V आकार की नली ली, जिसकी एक भुजा में कोई पदार्थ लेकर गर्म किया और उसकी दूसरी भुजा को सील करके हिम मिश्रण में डुबो दिया। गैस के द्रवण के लिए दो शर्तों का पालन करना होता है: कम ताप व अधिक दाब। हिम मिश्रण में गैस ठंडी होती जाएगी और सीलबंद नली में गैस बनती जाएगी, तो स्वयं के दाब से उसका दाब बढ़ता जाएगा और गैस द्रवित होती जाएगी।